हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं। देखिए, पिछली बार जो आपका सीटेट ऑनलाइन मोड में हुआ था, उस समय हिंदी पेडागोजी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका स्तर काफ़ी अच्छा खासा था, जबकि इससे पहले हिंदी पेडागोजी के जो भी प्रश्न होते थे उनका स्तर सामान्य होता था। तो देखिए, आज हम लोग 15 प्रश्न को करेंगे और इनमें से आप प्रयास करें कि कम से कम 10 को सही करें। ये अपने आप में आपका खुद का एक आकलन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी के सचेत प्रयास है। सेकंड है विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है। थर्ड है प्रशिक्षण के द्वारा होती है। और फोर्थ है प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो देखिए, भाषा अर्जन जो है वह क्या होता है? भाषा अर्जन जो है वो एक सहज प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल है। यह इसमें बच्चे को प्रयास नहीं करना होता है, बल्कि ये ऐसे ही वो लोगों को सुन सुन के, अपने घर परिवार में सुन के वो खुद ही सीख जाता है, स्वतः सीख जाता है। उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं भाषा अधिगम में क्या होता है? बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए उसे स्कूल जाकर सीखना होता है, टीचर लोग उसे सिखाते हैं, या फिर कोई भी अगर सिखाए, मान लीजिए टीचर नहीं सिखा रहे हैं, घर का ही कोई सदस्य सिखा रहा है, तो बच्चा उसमें प्रयासपूर्ण है, सक्रिय है, एक्टिव है। लेकिन भाषा अर्जन में क्या होता है? यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे डैश। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय में प्रवेश करें। सेकंड है कक्षा 3 में पहुंच जाएं। थर्ड है कक्षा 6 में प्रवेश करें। और फोर्थ है कक्षा 8 में पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, कक्षा 3 में जब पहुंच जाते हैं। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य यही है कि बच्चे पठन में यानी पढ़ने में और लेखन में निपुणता प्राप्त कर लें, उन्हें इसमें दक्षता प्राप्त हो जाए। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। पिछली बार बहुत लोगों ने इसमें गलतियां की थी, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है सूचनात्मक, सेकंड है निर्देशात्मक, थर्ड है व्यंजक या अर्थपूर्ण, फोर्थ है विकास मूलक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह क्या है? भाषा का अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रही है। वो इस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपने विचार को अभिव्यक्त कर रही है, यानी इसका अर्थपूर्ण प्रयोग है। इसमें केवल सूचना नहीं दिया जा रहा है, किसी को निर्देश नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एकल भाषी बच्चों में, सेकंड है द्विभाषी बच्चों में, थर्ड है पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, और फोर्थ है गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया होता है, इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। फोर्थ है गणन वैकल्य, इसमें क्या होता है? यह मैथ से संबंधित है, बच्चे को गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको दिक्कत होती है, तो यह भी नहीं होगा। अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास बच गया। देखिए, जब बच्चा द्विभाषी हो, यानी उसे दो भाषाओं का पता हो, या फिर उसकी मातृभाषा अलग हो और जो भाषा अधिगम कर रहा है वो अलग हो, तो इसमें क्या होता है कि एक भाषा का जो शब्द होता है वो दूसरे में प्रयोग करता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, सेकंड है शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, थर्ड है प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, फोर्थ है बच्चे बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुभाषिकता से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य यह भी नहीं है कि बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख ले। अब अगर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती है, तो बच्चा उतना भाषा कैसे सीख सकता है? लेकिन यह इसके संज्ञानात्मक रूप से, या फिर वो जो कुछ भी सीख रहा है, इसके लिए बहुभाषिकता जो होता है वो अच्छा होता है, एक संसाधन के रूप में माना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे को अगर अपनी मातृभाषा की छूट
छूट दी जाएगी उसमें बात करने का, किसी से कुछ कहने का, तो उसे यह एहसास होगा कि सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास होगा। उसे ये नहीं लगेगा कि हम दूसरे से अलग हैं या फिर हमारी भाषाओं को मान्यता नहीं दी जा रही है, उसमें हीनता की भावना नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप इसे सीख गए होंगे या फिर समझ गए होंगे कि इसका आंसर थर्ड हमारा क्यों होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? ऑप्शन फर्स्ट है निदानात्मक आकलन, सेकंड है रचनात्मक आकलन, थर्ड है योगात्मक आकलन और फोर्थ है स्थानात्मक आकलन। तो स्थानात्मक आकलन और योगात्मक आकलन तो हमारा दूर हट जाएगा, योगात्मक की जगह हम रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। बच गया हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए, रचनात्मक आकलन वो होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, और निदानात्मक आकलन में क्या होता है, सबसे पहले कारण का पता लगाया जाता है। बच्चा किस पैटर्न में गलतियां कर रहा है, इस चीज की जानकारी हम पहले जुटाते हैं और उसके बाद उसका उपचार करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है, निदानात्मक आकलन का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद, सेकंड है प्रारूप, थर्ड है व्याख्या और फोर्थ है संपादन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन अ है, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क है, लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। देखिए, ये क्यों होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा जो होती है वो एक ही तरीके से किया जाता है, बल्कि इसे अनेकों तरीके से किया जा सकता है। साथ ही मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो है ये शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि बच्चे को कहाँ मदद की आवश्यकता है, कहाँ उसे जरूरत पड़ रही है सहायता की। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इनमें जुड़ाव नहीं है। ये नहीं है कि जो कथन अ दिया गया है उसी का व्याख्या तर्क ब नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना, सेकंड है रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, थर्ड है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और फोर्थ है रिपोर्टिंग करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, रिपोर्टिंग करना इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना क्यों नहीं होगा? वैधता, विश्वसनीयता ये सब ऐसे चीज हैं जो परीक्षण करने से पहले किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई परीक्षण सेट किया या फिर आप कहीं पर आकलन कर रहे हैं, किसी का मूल्यांकन किसी बच्चे का कर रहे हैं, तो आप पहले ये श्योर होंगे खुद से कि मैंने जो परीक्षण तैयार किया है वो कितना वैध है, वो कितना विश्वसनीय है। ये पहले किया जाता है, ये पहले का चरण है, इसके बाद का चरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्कैल्कुलिया, सेकंड है एफेजिया, थर्ड है डिसलेक्सिया और फोर्थ है डिस्ग्राफिया। तो हम लोग जानते हैं कि पढ़ने में या फिर पढ़ने संबंधी और जो भी कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें बच्चे को पढ़ने में या फिर लिखने में भी दिक्कत होती है। उसको लिखने में कैसे दिक्कत होती है? अब मान लीजिए डिसलेक्सिया में से ग्रस्त जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो किसी भी वर्ड को, किसी भी एक शब्द को चेंज कर देगा, उसी को उल्टे रूप में लिखेगा। अगर आप उसे 19 में या फिर 91 जो अगर लिखा हुआ है तो इसमें उसे फर्क नहीं पता होगा, वो 19 की जगह 91 लिखेगा और 91 की जगह 19 लिखेगा। तो इसे हम डिस्ग्राफिया नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्ग्राफिया में क्या होता है, उसे यह पता होता है कि सही रूप क्या होगा, लेकिन वो लिख नहीं पाता है, ये हमारा डिस्ग्राफिया है। तो आप इन दोनों में भ्रमित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः
हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। सेकंड है अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। थर्ड है उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। और फोर्थ है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो ऐसा नहीं है, अगर टीचर अच्छा हो, अगर उन्हें सही तरीके से बता रहा है चीज़ों को, तो उन्हें कठिन नहीं लगेगा, यह हम नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि जिसे अपनी भाषा से लगाव बहुत ज़्यादा होता है वो दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकता, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। और यह भी नहीं है बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि सीखने का हिंदी सीखने का कोई उपयोग नहीं है और जो इनमें उसको उपयोग नज़र आता है वो वही सीखता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसको इतनी समझ नहीं होती है इस टाइम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों यानी जो गलतियां वो करता है उसको सहजता से स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस पे उसे डांटा फटकारा जाता है, इसलिए वह अरुचि प्रदर्शित कर रहा है। यह इसका एक सही कारण हो सकता है। आपको अध्यापक में कमी निकालना है, शिक्षण व्यवस्था में कमी निकालना है, लेकिन कभी भी बच्चे में कमी नहीं निकालना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। सेकंड है भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। थर्ड है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। और फोर्थ है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो देखिए, जो चॉम्स्की ने विचार दिया था इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा की जो भाषिक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। अनुकरण के माध्यम से जो भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने की बात कही थी उनका नाम है स्किनर। साथ ही समाज को ज्यादा महत्व लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है मौखिक, सेकंड है सांकेतिक, थर्ड है व्याकरणिक और फोर्थ है लिखित। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, सांकेतिक भाषा जो है वो भाषा का प्राथमिक रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग करने से पहले ही बच्चा सांकेतिक भाषा को समझता है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे यह अगर आप अपना थोड़ा जो फेस पे एक्सप्रेशन है अगर वो गुस्सा वाला ले आएंगे और उस पर जोर जोर से चिल्लाएंगे, हालांकि उसको इस बात की समझ नहीं है कि आप उसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर ही रोना शुरू कर देता है। तो वो क्यों करता है? यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया इसमें, क्योंकि वो उसमें हाव भाव को उसने पढ़ लिया, उसने देख लिया कि किस तरीके का आपका एक्सप्रेशन है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। सेकंड है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। थर्ड है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। और फोर्थ है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय पर या प्रसंग पर चर्चा करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, चर्चा करना, बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना। यह तो हमारा ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे कम प्रभावी है। उसके उच्चारण पर, यानी बच्चा जो कुछ बोल रहा है उसमें शुद्धता हो, इस पे बल देना भी हमारा गलत नहीं होगा। उचित गति यानी जो हमारी गति है या फिर प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, यह भी गलत नहीं है। लेकिन हालांकि यह बहुत सही नहीं है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सबसे कम प्रभावी, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। आप दूसरे का जो नोट्स है वो देकर अगर आप उसको पढ़वा रहे हैं कि और अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सही पढ़े, तो ये हमारा कहीं से भी सही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। सेकंड है वह भाषा का शिक्षक है। थर्ड है विद्यालय का निर्देश है। और फोर्थ है इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम अच्छा करें, यह बिल्कुल भी सही नहीं होता है, और खासकर एक शिक्षक के लिए। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, उसका भाषा प्रयोग जो होता है, बच्चा शिक्षक किस तरीके का भाषा प्रयोग कर रहा है उससे कक्षा के वातावरण का पर प्रभाव पड़ता है, बच्चा भी उसी का अनुकरण करने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे के साथ साथ शिक्षक का जो भाषा हो वो अच्छा होना चाहिए, उसमें उसका जो प्रयोग का तरीका हो वो सभ्य होना चाहिए। आप जिस तरीके का भाषा बोलेंगे बच्चा भी उसी का अनुकरण करके सीखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 प्रश्न, और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।